नमस्कार। अरुणा विलेचर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम स्पर्श भाग 2 पाठ 4 पर्वत प्रदेश में पावस कविता के अर्थ के बारे में जानें। इस कविता के रचनाकार स्मित्रानंदन पंत जी हैं। कवि स्मित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। ये बचपन से ही इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। मात्र 7 वर्ष की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। 1915 में स्थायी रूप से इन्होंने साहित्य सर्जन शुरू कर दिया था। कवि स्मित्रानंदन पंत जी छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। बाद में वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी कविताओं में अरविंद दर्शन भी स्पष्ट रूप से नजर आता है। स्मित्रानंदन पंत जी जीविका के क्षेत्र में उदय शंकर संस्कृति से जुड़े रहे। कुछ समय तक ये आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना इन्होंने की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के वे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1970 को हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। प्रस्तुत कविता का मूल भाव इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से निरखने की ऐसी अनुभूति देती है मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुंचे हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है। आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। पंत जी ने अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देने का जबरदस्त कौशल रखते हैं। आइए कविता का अर्थ ग्रहण करें। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृक् सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु, परिवर्तित बदलता हुआ, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप, प्रकृति की सजावट, मेखलाकार गोल आकार का यानी मंडलाकार, अपार जिसका पार ना पाया जा सके, सहस्त्र हजारों, दृक्सुमन फूल के समान आंखें, अवलोक रहा देख रहा, निज यानी अपना, महाकार विशाल आकार, ताल यानी तालाब, दर्पण शीशा। प्रस्तुत कविता जो है प्रकृति के सुकुमार कवि स्मित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्षा काल में, वर्षा के मौसम में प्रकृति के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण
प्रस्तुत किया है। वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेशों की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यानी पर्वत ऐसा जहाँ वर्षा का मौसम था। उस वर्षा ऋतु के मौसम में पर्वतों से घिरा एक प्रदेश जिसका वो वर्णन कर रहे हैं, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ जो है बादलों से घिरे होने के कारण ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हर पल अनेकों रूप धारण कर रही है। प्रकृति हर क्षण अपना रूप बदल रही है। कारण कभी बादल छट जाते हैं, कभी बादल घिर आते हैं। घने बादलों में से कभी फिर प्रकाश पुंज थोड़ा सा दिखाई देने लग जाता है, कभी धुंध छा जाती है, कभी घना अंधेरा और गीलापन। ऐसे में बार बार प्रकृति के रूप बदलते रहते हैं। तो पावस ऋतु में यानी वर्षा काल में, वर्षा के मौसम में, वर्षा ऋतु में पर्वत का जो प्रदेश है, अंचल है, वो लगातार अनेकों रूपों को धारण करता है। कभी बादल बरस रहे हैं, कभी रिमझिम बौछार आ जाती है, कभी घने बादल, काले बादल हो जाते हैं। तो ऐसे अनेकों रूप धारण करती है। लगता है प्रकृति पल पल अपने रूप बदल रही है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दिख सुमन पार। वर्षा ऋतु में पर्वत जो है, जो विशाल आकार लिए हुए है, ऐसा लगता है जैसे उसने मेखला का रूप धारण कर लिया, जैसे कोई कमर में करगनी बांध देते हैं, क्योंकि आसपास कोहरे की छड़ी लग जाती है, तो उसमें जो है गोल पर्वत जो है, ऐसा लगता है जैसे उसने कमर कस ली है, कमर पे कुछ बांधा हुआ है, तो करगनी के समान वो लगता है। उसका रूप आकार ऐसा विशाल लगता है। अपने सहस्र दिख सुमन पार, ऐसे में पर्वत जो है अपने सैकड़ों सैकड़ों सुमनों से, सुमन जो है फूल उसके ऐसे लगते हैं जैसे नेत्र हों। अपने फूलों रूपी सहस्त्र नेत्रों को फाड़ फाड़ के वो अपना सौंदर्य निहार रहा है, अवलोक रहा है, बार बार देख रहा है। कहाँ? नीचे जल में निज महाकाय। वर्षा के कारण जो है अत्यधिक पानी जब तालाब के रूप में नीचे आ जाता है, तो लगता है जैसे पहाड़ जो है अपने आसपास फैले तालाब में अपने रूप को देख रहा है, क्योंकि पानी में पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। और पानी क्योंकि निर्मल है, साफ है तालाब का, तो पानी तालाब का ऐसा लगता है जैसे शीशे के समान हो। और उसमें जो आकाश से नीले बादल हैं, उनके साथ साथ जो पर्वत का रूप दिखाई दे रहा है, लगता है जैसे पर्वत अपने सौंदर्य को निहार रहा है। किसके माध्यम से? अपने सहस्त्र सुमन रूपी नेत्रों से अपने सौंदर्य को देख रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने सौंदर्य पर मोहित हो जाता है और शीशे में अपने प्रतिबिंब को बार बार निहारता रहता है, देखता रहता है, उसी प्रकार जो है इस पर्वत के चरणों में जो ताल पल रहा है, यानी उसके पैरों के पास जो तालाब है, जो दर्पण के समान, शीशे के समान फैला हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें वो अपने महा आकार को, बड़े विशाल आकार को देख रहा है, अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर निहार रहा है। उसी प्रकार जैसे कोई मनुष्य अपनी छवि शीशे में निहारता है। यहाँ प्रकृति का वर्णन इस प्रकार से किया गया है जैसे कोई मानव हो, अतः यह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ दृक् सुमन शब्द आया है, नेत्र को की तुलना फूलों से की गई है, यानी सुमन रूपी नेत्र व रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और दर्पण सा तुलना की जा रही है, दर्पण से, शीशे से, तो यह उपमा अलंकार है। पल पल शब्द पुनरावृत्ति है दो शब्दों की, पल पल, तो यहाँ पुनरावृत्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर
झरते हैं झाग भरे निर्जल। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ में पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरि यानी पर्वत, गौरव सम्मान महत्व, मद यानी मस्ती आनंद, नस नस उत्तेजित कर पूरी तरह उत्तेजना भर देना। झाग यानी फेन, निर्झर झरना, उर यानी हृदय, उच्च आकांक्षा ऊंची आकांक्षाएं ऊंची कामनाएं, तरुवर पेड़ वृक्ष, नीरव यानी शांत, नभ आकाश, अनिमेष यानी स्थिर अपलक बिना पलक झपके, अटल यानी स्थिर। प्रस्तुत काव्यांश में कवि स्मितानंदन पंत जी ने वर्षा ऋतु के कारण झरनों में भरे हुए उमंग का वर्णन किया है। पावस ऋतु आने पर जब पर्वतों से पानी बारिश का नीचे गिरता है तो अनेकों झरनों का रूप ले लेता है। ये झरने जीवन में नया रंग, नया जोश और नया उत्साह भर देते हैं। इन्हीं भावों को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। पर्वतों से जो झरने बह रहे हैं, जो झाग से भरे हुए झरने हैं, ऐसा लगता है जैसे ये गिरि का गौरव यानी पहाड़ों का सम्मान, उनका यश गाते हुए लगातार झरझर करते हुए बह रहे हैं और प्रत्येक में उत्तेजना का भाव भर देते हैं। पर्वतों से बहने वाले झरनों का स्वर जो है, झरझर करने वाला स्वर जो है, रोमांचित करने वाला है, नई मस्ती, नया जोश, नया उत्साह भर देने वाला है। और उनसे बहने वाली पानी की बूंदें ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये मोती की लड़ियां हैं, मोतियों के हार हैं जो निरंतर नीचे बहते हुए गिरते हुए मोती दिखाई दे रहे हैं। पर्वतों से बहने वाले झरने वास्तव में पर्वतों का यश गान गाते हैं और उनका स्वर लगातार रोम रोम में उत्तेजना भर देता है, नई मस्ती, नया जोश, उत्साह भर देता है और उसकी बूंदें जो हैं मोतियों की हीरो के समान सुंदर प्रतीत होती हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षा से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ में अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर के उर से यानी पहाड़ों के हृदय से जो उगे हुए ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वतों से उगे हुए जो तरुवर हैं, वृक्ष जो हैं, वो ऐसा लगता है जैसे पर्वतों के हृदय से उठे हुए उच्च आकांक्षाएं हैं। विशाल पर्वत है, पर्वतों पर अनेकों वृक्ष उगे हुए हैं और ये वृक्ष जब वर्षा के पानी से नहाए हुए बहुत सुंदर लगते हैं और साथ ही ऐसे लगते हैं ये वृक्ष मानो पर्वतों के हृदय से उठी हुई उच्च आकांक्षाएं हैं। उन आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में ये पेड़ दिखाई देते हैं। और क्या करते हैं ये पेड़? झांक रहे हैं नीरव नभ में, बिल्कुल शांत मन से। आकाश बिल्कुल शांत है, नीरव है, किसी तरह का कोई शोर नहीं है। उस शांत वातावरण में ये पर्वत के जो पेड़ हैं वो झांक रहे हैं, देख रहे हैं टकटकी लगाए, कुछ अनिमेष चिंतित भी है, अपलक बिना पलक झपके हुए, सोनी निगाह से अटल स्थिर होकर, लेकिन कुछ चिंता में डूबे हुए से, उदास से लगते हुए, जैसे मौन रहकर आकाश की ओर निहार रहे हैं। पर्वतों के ऊपर जो उगे हुए बड़े बड़े पेड़ हैं, वास्तव में ये उसकी पर्वतों की उच्च आकांक्षाओं के समान है। ऐसे लगता है जैसे ये पेड़ उसकी आकांक्षाओं को प्रकट कर रहे हों। ये ऊंचे पेड़ एक टक धारण किए हुए मौन रहकर आकाश की ओर देखते हैं। अपने स्थान पर ये अटल खड़े हुए हैं, हिलडुल नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ चिंता में डूबे हुए से लगते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति चिंता में डूबा होकर सोनी आंखों से आकाश की ओर ताकता है, उसी प्रकार ये वृक्ष कुछ चिंतित, कुछ उदास सोनी निगाहों से आकाश की ओर ताक रहे हैं। इस पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मोतियों से सुंदर और उच्च आकांक्षाओं से तरवर में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में अभेशाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। प्रस्तुत काव्यांश छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत काव्यांश पर्वत प्रदेश में पावस कविता से अवतरित है। यहाँ कवि ने वर्षा ऋतु में पहाड़ी स्थानों में कभी कभी आकाश जैसी नीली धुंध छा जाती है और देखते ही देखते जो पहाड़ दिखाई दे रहे थे वो अदृश्य हो जाते हैं। कवि ने उस स्थिति का वर्णन यहाँ किया है। कवि कहते हैं उड़ गया अचानक लो भूधर, जो भूधर पहाड़ दिखाई दे रहा था अचानक लगता है वो उड़ गया है। क्यों? क्योंकि अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। फड़का अपार पारद के पर, ऐसे लगता है कि ये जो बादल थे ये वास्तव में इस पहाड़ के पंख हैं और उन पंखों को फड़फड़ाता हुआ ये उड़ गया है। पहाड़ के चारों ओर बादल ही बादल घिर आए हैं। जब बहुत सारे बादल घने घिर आए थे, उन बादलों को देखकर ऐसी प्रतीति होती है जैसे ये बादल वास्तव में पर्वत के पंख हैं और पर्वत जो है इन पंखों को फड़फड़ाते हुए अचानक उड़ गया है, क्योंकि घने बादलों के कारण जो पहाड़ अभी दिखाई दे रहा था अभी देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गया है, उड़ गया, कहीं चला गया, क्योंकि वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। सब तरफ धुंध छा गई है और उस धुंध के छाने के कारण पर्वत जो अदृश्य हो गया, मानो पंख फड़फड़ाकर उड़ गया हो। रव शेष रह गए निर्झर, लेकिन उन पहाड़ों से जो झरने बह रहे थे उन झरनों का स्वर अभी सुनाई दे रहा है। शांत वातावरण में एकदम से रव सुनाई दिया। रव यानी शोर, किसका? झरनों का। पहाड़ लगता है उड़ गए, लेकिन उन पहाड़ों से जो बहने वाले झरने थे उन झरनों का रव यानी शोर जो था वो अभी सुनाई दे रहा है, वो बाकी रह गया है टूट पड़ा भूप पर अंबर। उसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे इस धरती पर पहाड़ों पर क्या टूट गया है? अंबर यानी आसमान, आकाश टूटकर बिखर गया है, क्योंकि घने बादल वहां छा गए हैं। एकदम से धरती और आकाश का अंतर दिखाई देना बंद हो गया है। सब तरफ नीला वातावरण वैसा ही छा गया है जैसे आकाश में छाता है। तो यहाँ भी वैसा ही वातावरण छा गया है, जिसके कारण लगता है कि जैसे नीला आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, क्योंकि धरती और आकाश दोनों का वातावरण एक जैसा प्रतीत हो रहा है। धस गए धरा में अभय शाल, जो शाल के पेड़ थे अभय थे, बिना डरे जो ऊंचे तन कर खड़े थे, कभी वो पहाड़ की उच्च आकांक्षाओं को बताने वाले थे। लगता है वो सारे जो पेड़ थे, जो अभय थे, ऊंचे तन कर खड़े थे, वो अब डर से गए हैं, भय के साथ अब सभय हो गए हैं। भय के साथ लगता है वो धरती पर धस गए हैं। जैसे चारों ओर काले घने बादल छाए, धुंध छाई, तो जो ऊंचे ऊंचे तनकर खड़े हुए शाल के वृक्ष थे अब सभय भय के साथ डर के कारण लगता है धरती पर समा गए हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, अब चारों तरफ धुआं छा गया है। धुआं कैसा है? ऐसा लगता है जैसे ताल जो है तालाब जो वो जल उठा हो। जब पानी जलता है तो धुआं फैल जाता है। अब तालाब के ऊपर घना कोहरा है, धुंध है।
उस धुंध को देखकर ऐसा आभास होता है जैसे तालाब का जल जो था वो जल गया है और जलने के कारण सब तरफ धुंध जो है वो छा गई है और ये उसकी राख है फैली हुई है। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब ये जो प्रकृति के जो रंग अनोखे बन रहे थे, इनको देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो जलद यान बादल रूपी कोई वायुयान है। बादल स्वयं बादल ना होकर मानो वायुयान है और ये वायुयान किसका है? राजा इंद्र का, जो वर्षा को करने वाले हैं इंद्रदेव, ये उनका यान है। और बादलों का राजा इंद्र जो है वो इस यान पर सवार होकर इंद्रजाल रूपी अनेकों करतब अनोखे खेल खेलता प्रतीत होता है। पेड़ जो थे शाल के वो धस गए हैं क्योंकि वो अदृश्य हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो तालाब के पास धुंध है, कोहरा है, वास्तव में ऐसा लगता है जैसे तालाब जल उठा, उसका पानी जल रहा है और जलने के सब तरफ धुंध फैल गई, कोहरा छा गया है। और जो बादल हैं, जो जलद है, वो यान के समान प्रतीत होते हैं। बादल रूपी कोई यान है और इस यान पर इस समय सवार है इंद्र, राजा इंद्र, और वो इंद्रजाल का खेल खेल रहे हैं। अनेकों जादूगर खेल खेल रहे हैं क्योंकि प्रकृति के वो अनेक जादू, अनेक रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। वारिध के पर में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और समूचे काव्यांश में मान्यकर अलंकार है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। आपके सुझाव मेरे लिए अमूल्य हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।